डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित रिवीजन के इस दूसरे वीडियो में हम लोग एक बार फिर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से परीक्षा की तैयारी करेंगे। पहला सवाल बोर्ड पे लिखा गया है जिसमें 3 समीकरण दिए गए हैं, आप देख लीजिए। और पूछा जा रहा है कि x + y + z का मान कितना होगा। परीक्षा की तैयारी अगर ईमानदारी से करनी है तो इस वीडियो के प्रश्नों को देख के उसे पॉज कर लीजिएगा और खुद हल करिएगा और अपने हल करने के तरीके और उत्तर को मिला लीजिएगा। प्रश्न देखने में भले ही खतरनाक लग रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान है। इसे हल करने के लिए क्या करेंगे कि तीनों ही समीकरणों को ऊपर नीचे लिख लेंगे और लिखने के बाद इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक x है और यहाँ 2x है। जैसा कि आप बीजगणित में जानते हैं कि सजातीय पद जुड़ते हैं, x और 2x मिल के हो जाएंगे 3x। इसी तरह y और 2y मिल के हो जाएंगे 3y और इसी प्रकार आप देखेंगे कि 3z, यहाँ से एक z और यहाँ से 2z। और इस साइड के संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ हो जाएगा 42। इस साइड से आप 3 कॉमन ले लीजिएगा, x + y + z ब्रैकेट में बचेगा, ये 42 आएगा। ये 3 दूसरे साइड में जाके भाग हो जाएगा और 42 में 3 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 14, यानी x + y + z बराबर 14। बड़ा आसान था। इसमें x, y और z का अलग अलग मान नहीं ज्ञात करना है, सीधे सीधे उनका योग ज्ञात कर देना था। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह का एक प्रश्न पिछली वाली परीक्षा में आ चुका है, लगाइए। तब तक मैं आपको थोड़ा बता दूं कि परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले 2-3 बार के जो परीक्षाएं हुई हैं उनके पेपर का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। पिछली कुछ परीक्षाओं के पेपर्स का हल मैंने YouTube पे लोड कर रखा है और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चतुर्थ सेमेस्टर के सभी चैप्टर के वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। ये प्रश्न छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है। कोई वृत्त दिया गया है जिसकी शुरुआती त्रिज्या r है और बाद में इसकी त्रिज्या में बढ़ोतरी कर दी जा रही है 50% की, तो जाहिर है कि त्रिज्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी और इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। इसका हल देख लीजिए। पहले त्रिज्या जैसा कि अभी मैंने बताया, मान लेते हैं कि r सेंटीमीटर की है तो क्षेत्रफल इस वाले का पहले वाले का हो जाएगा πr²। ये वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला है। दूसरी अवस्था में यानी बाद में हमने त्रिज्या r ले ली थी, जो पहले जो त्रिज्या स्मॉल r थी उससे 50% ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए r पहले से है और उसमें 50% की वृद्धि हो जा रही है। तो नई वाली त्रिज्या कितनी हो गई, r + r का की जगह पे गुणा का चिन्ह और 50% माने 50/100। 50 से 100 को काटेंगे 1/2, भिन्न का जोड़ आप जानते हैं, ये आ जाएगा 3/2r। तो फिर इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला तो है भाई πr² ही, लेकिन r क्या हो गया है, स्मॉल r के पदों में 3/2r और ब्रैकेट लगा के हमें स्क्वायर लगाना होगा। उत्तर आ जाएगा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9/4 πr²। ये बाद का क्षेत्रफल है जबकि त्रिज्या 50% बढ़ जा रही है। पूछा गया कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यहाँ के बाद हम यहाँ आ रहे हैं और पता करते हैं कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। क्षेत्रफल में वृद्धि लिखेंगे विधिवत
पूरा नंबर पाने के लिए बराबर बाद का क्षेत्रफल आया है 9/4 पाई आर स्क्वायर और पहले का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, इसे घटाएंगे तभी मालूम चलेगा कि कितना बढ़ गया है। घटाएंगे इसको, एलसीएम 4 लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 9 आएगा और यहाँ चूंकि 1 है तिरछा गुणा करेंगे तो 4 आएगा। तो वृद्धि आ गई 5/4 पाई आर स्क्वायर। तो 5/4 पाई आर स्क्वायर की क्षेत्रफल में वृद्धि आई। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हम ऐकिक नियम यानी चूकी वाली विधि का सहारा लेंगे। पहले क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, तो चूंकि पाई आर स्क्वायर प्रारंभिक क्षेत्रफल पर वृद्धि हुई 5/4 पाई आर स्क्वायर की, ये बीच के स्टेप्स आप लिख लीजिएगा। इसलिए 1 पर ये 5/4 पाई आर स्क्वायर बटा, और ये वाला नीचे चला जाता है, पाई आर स्क्वायर। प्रतिशत में निकालने के लिए हमें 100 पर निकालना होता है। अगर प्रारंभिक त्रिज्या 100 रही होती तो कितनी वृद्धि हुई रहती? 5/4 पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, ये तो यही वाला उतार दिया गया है, गुणे 100। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट दीजिए, 5/4 गुणे 100, ये 25 बार में कटेगा, यानी आया 125। और चूंकि 100 पर निकाला गया है इसलिए प्रतिशत, यानी 125% की वृद्धि होगी। उम्मीद है कि आप लगा लिए होंगे। अगला सवाल त्रिकोणमिति पर आधारित है और इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा। रिवीजन के पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हाथ की अंगुलियों की सहायता से इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने के लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो प्लेलिस्ट में भी मौजूद है। इस तरह के सवाल उन स्टूडेंट्स के लिए बड़े आसान होंगे जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात याद होंगे। आप उस वीडियो को देख के अनुपात को जरूर याद कर लीजिएगा। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका हमें करना है वर्ग, क्योंकि यहाँ लगा है स्क्वायर। इसी तरह कॉस 45 अंश का मान होता है 1/2 में 2, इसका भी स्क्वायर करना होगा। कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और इसका भी स्क्वायर करना होगा। अब देखिए भाई, मुझे सब याद है, आप लोग भी कर लीजिएगा। अब 1/2 का वर्ग यानी 1/4 प्लस करड़ी में 2 का वर्ग यानी 1/2 और प्लस करड़ी में 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4। अब सीधे सीधे हम लोग भिन्नों के जोड़ में पहुंच चुके हैं। 4, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3, 2, 5, 1 6/4 और इसे काट लेंगे तो आ जाएगा उत्तर 3/2। बड़ा ही छोटा सा सवाल था, लेकिन उनके लिए कठिन पड़ेगा जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात नहीं है। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। मैंने प्रायिकता का इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दिया है कि आपको कागज कलम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रायिकता वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं इसे हल कर देता हूँ। 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि में क्या बन जाएगा? एच टी या टी एच 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 टी टी। इनका मतलब ये है कि पहले सिक्के पे हेड, दूसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड या दोनों पे टेल। ये सभी संभव घटनाएं हैं। अब हमें कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता निकालनी है, यानी हमारा इवेंट यानी घटना हो जाएगा कम से कम एक हेड का मतलब एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है
और 2 हेड भी हो सकते हैं। शब्दों पर गौर करिएगा। कम से कम एक शीर्ष का मतलब है एक शीर्ष या 2 शीर्ष भी। इवेंट हो जाएगा HT, TH और HH। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE बराबर NE बटे NS। ये फार्मूला आपको बताया गया है। NE यहाँ पे 3 है और NS यहाँ पे 4 है। ये उत्तर आ गया 3/4। अगला सवाल वृत्त पर आधारित है, जो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है। ये जीवा लाल वाली है 16 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी है। ये वाली, ये भी मौखिक स्तर का ही है, आपने हल कर लिया होगा, मैं भी कर ले रहा हूं। आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है, वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इतना पोर्शन 8 सेंटीमीटर का और इधर का पोर्शन भी 8 सेंटीमीटर का होगा। ये आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा के OC की वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कहेगा कि कर्ण पर बना वर्ग यानी OA पर बना वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों का योग यानी AC का वर्ग प्लस OC का वर्ग। यहाँ लिखेंगे 10 का वर्ग, AC है 8 का सेंटीमीटर यानी 8 का वर्ग और ये OC का वर्ग। आप यहाँ से OC लाइएगा 6 सेंटीमीटर, उत्तर आ जाएगा। अगले सवाल में हमें घनमूल निकालना है। सवाल छोटा सा है लेकिन थोड़ा टेढ़ा भी है, कोशिश करिए। आइए मैं भी इस सवाल को लगा देता हूं। हमें इतनी बड़ी संख्या का घनमूल निकालना है, -15,625 गुणे 512। ये कड़ी का निशान लगाएंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। कई बार मैंने आपको बताया है। अब चूंकि 2 संख्याएं हैं, इन दोनों ही संख्याओं का हम अलग अलग घनमूल निकालते हैं। बराबर घनमूल पहला नंबर का -15,625 और गुणे 512 का अलग। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैं यहाँ पहले ही कर दिया हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ माइनस का चिन्ह है। इस सवाल में यही एक झमेला का काम है। नेगेटिव नंबर्स का घनमूल निकालने के लिए हम एक नियम का इस्तेमाल करेंगे। कोई नेगेटिव नंबर यदि -x³ टाइप दिया हो तो इसका घनमूल निकालने के लिए पहले माइनस चिन्ह को इस कड़ी के निशान से बाहर कर देते हैं और x³ का घनमूल यानी x निकाल देते हैं। यही उत्तर है। यही काम यहाँ भी करेंगे। इस माइनस चिन्ह को हम बाहर कर देंगे और 15,625 का ये मैंने अभाज्य गुणनखंड कर रखा है। लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, गिन लीजिएगा भाई, कम बेसी ना हो, गुणे और फिर 512 का 512 का गुणनखंड मैंने लंबा सा है कर रखा है। 2 गुणे 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 2, इतना बड़ा है। वर्गमूल निकालने के लिए इन गुणनखंड के नंबर्स का 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन घनमूल निकालने के लिए 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। देखिए 3-5 हमने एक साथ लिए, ग्रुप बन गया और फिर इन 3-5 का हमने ग्रुप बनाया। इसी तरह इसमें 3-2 का, फिर 3-2 का और 1-2 छूट गया है, और फिर इन 2 का एक ग्रुप बन गया। अगला काम, प्रत्येक ग्रुप की एक-एक संख्याओं को हम
कड़ी के निशान के बाहर खींच के ला देंगे। माइनस यहाँ से 1 5 बाहर आएगा और यहाँ से भी 1 5 बाहर आएगा। गुणे का निशान 1 2 बाहर आया, यहाँ से दूसरा 2 बाहर आएगा और इस ग्रुप से तीसरा 2 बाहर आएगा। इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 5 5 25 8 200, यानी उत्तर आ गया -200। ये इतने बड़े नंबर का घनमूल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से वर्गमूल और घनमूल पर बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल इस तरह के बहुत लंबे होते हैं, इसलिए वर्गमूल और घनमूल का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यद्यपि बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन नया वीडियो भी कुछ ही दिन में आ जाएगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जो समझ में न आ रहा हो आपके, तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए, मैं उन सवालों को किसी अगले वीडियो में समझा दूंगा। अगला सवाल शंकु और बेलन के आयतन पर आधारित है और यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये शंकु है और ये बेलन है। दोनों की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r यानी बराबर है। अब दोनों के आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है, इसे हम V1 अगर कर दें तो ये होता है पाई r² h, और शंकु के आयतन का फार्मूला होता है, इसे हम यदि V2 कह दें तो इसी फार्मूले में यानी पाई r² h का 1/3 होता है। यानी यदि त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसका मतलब ये है कि इस शंक्वाकार बर्तन में यदि पानी भर दें और इस पानी को बेलन में उड़े लें तो इस तरह से 3 बार में ये बेलन भरेगा। अब आइए मूल सवाल पे आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स गच्चा खा जाते हैं क्योंकि वो क्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं। शंकु पहले है, बेलन बाद में है, तो हमें V2 और V1 का अनुपात ज्ञात करना है। यदि बेलन पहले होता, शंकु बाद में होता, तो V1 पहले और V2 बाद में लिखते। तो हमें निकालना है V2 और V1 का अनुपात। यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 1/3 पाई r² h और नीचे होगा पाई r² h। ये पूरे कट जाएंगे और 1/3, यानी शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा 1:3। यदि बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा जाता तब उत्तर होता 3:1। ये पलट जाता। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल वर्ग समीकरण पर आधारित है। सवाल है कि हल करें और एक समीकरण लिखा गया है। इस तरह के प्रश्न जब पेपर में आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर बीच में बराबर का चिन्ह है और यहाँ लिखा है हल करें। इसी से मिलता जुलता एक दूसरा प्रश्न इस टाइप का आता है, ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहता है कि गुणन खंड करें। सवाल रहता है गुणनखंड करने का और बहुत सारे स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा तेज होते हैं अपने मन से यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और सवाल हल करके चले आते हैं। जब बराबर का चिन्ह होगा तो ये समीकरण है और जब बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये
व्यंजक है, व्यंजक का गुणनखंड किया जाता है और समीकरण को हल किया जाता है। समीकरण को हल करने का मतलब है कि x का मान ज्ञात करना है। इन दोनों में अंतर कर लीजिएगा। इसका गुणनखंड करने के लिए हमें पहला काम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखना है और उसके बाद इसका गुणनखंड होगा a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। इसे करेंगे तो 4x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर गुणनखंड होगा पहले कोष्टक में 4x प्लस 3 और दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 3। लेकिन हमारा सवाल ये वाला है। इस तरह के वर्ग समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले इस सवाल को x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर टाइप लिख लेते हैं। इसके लिए हमें 9 को दूसरे साइड में ले जाना होगा और 16 को यहाँ हर में यानी भाग के रूप में लिखना होगा। अगले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x स्क्वायर का वर्गमूल x और इस साइड में प्लस माइनस करड़ी में 9/16 उत्तर आएगा प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा दो उत्तर आते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कभी कभी डायरेक्ट इसको भी पूछ देता है कि वर्ग समीकरण x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर का हल होता है। क्या हल होता है? x बराबर प्लस माइनस k स्क्वायर का वर्गमूल प्लस माइनस k। इसको आप दिमाग में बैठाए रहिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। इस तरह का सवाल बहुविकल्पी में भी आ सकता है और अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। यदि बहुविकल्पी में होता तो इसका ऑप्शन दिया होता। ऑप्शन क्या क्या हो सकता था? पहला ऑप्शन 2 6 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन 3 5 हो सकता है, तीसरा ऑप्शन 1 7 हो सकता है और चौथा ऑप्शन हम ले लेते हैं 0 और 8। बहुविकल्पी टाइप प्रश्नों में उत्तर को देख के ही प्रश्न पे सेटिंग बैठाकर देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर प्रश्न पे सेट बैठ जा रहा है। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 8 है। इसमें चारों ही ऑप्शन में दोनों संख्याओं का योग 8 आ रहा है, तो अगली शर्त है कि उनके वर्गों का योग 34 होना चाहिए। देख लीजिए किनके वर्गों का योग 34 होगा। ये तो तब के लिए था जब ये प्रश्न बहुविकल्पी में दिया गया रहता, लेकिन यही प्रश्न यदि अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी में दिया रहेगा तो आपको विधिवत हल करना होगा। तो आइए वो भी सीख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो यदि पहली संख्या को हम x मान लें तो दूसरी वाली 8 माइनस x होगी। आप देखिए इन दोनों का योग 8 होगा। अगली शर्त ये कह रही है कि उनके वर्गों का योग 34 है। वर्गों का योग यानी x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या 8 माइनस x के वर्ग, इनका योग बराबर 34। अब इसी समीकरण को हल करके x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसे हल करें, x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 8 का वर्ग 64, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 16x बराबर 34। ये तो आप समझ ही रहे होंगे। x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 16x और ये 34 इस साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस 30 बराबर 0।
कॉमन लेकर गुणनखंड करने वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉमन कैसे लेते हैं। इन तीनों जगहों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 ब्रैकेट में, और 2 हमने जो कॉमन लिया था ये बराबर 0। इस 2 को दूसरे साइड में ले जाके बटा 2 करेंगे और ये फिर से 0 हो जाएगा। यहाँ से अब हम ऊपर आते हैं, फिर से लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। यहाँ मिटा देते हैं। ये पुनः एक वर्ग समीकरण आ गया जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 टाइप का है। इसको गुणनखंड करना मैंने आपको कई बार बताया है। यहाँ वाले नंबर का 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं जिनका योग ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। 3 प्लस 5 बराबर 8। इस 8 को 3 प्लस 5 के रूप में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5x प्लस 15 बराबर 0। ब्रैकेट के खोलेंगे तो हो जाएगा यहाँ माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 बराबर 0। 2 का ग्रुप बना लेते हैं। इस ग्रुप से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, मैंने गुणनखंड वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और 5 भी कॉमन आएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो x बचा, यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। यहाँ जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो उल्टा समझे। -5 का जब इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो इतनी बात आ जाएगी। अगला स्टेप आप जानते हैं कि फिर से ये ब्रैकेट वाली बात कॉमन आती है। इसे कॉमन लेंगे x माइनस 3, यहाँ पे बचेगा x फिर माइनस और ये 5 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि बराबर के चिन्ह के इस साइड में हम लोग गुणनखंड वाला काम कर रहे हैं, दूसरे साइड में बराबर 0 लगा हुआ है। अगला काम, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो यहाँ से आएगा x बराबर 3, और दूसरा काम ये हो सकता है कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो ये दे देगा x बराबर 5। देखिए x की 2 वैल्यू आई, 3 और 5, दोनों का योग 8 है, और इनका वर्ग यदि करेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25, दोनों को जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा। दूसरी वाली शर्त भी लागू हो गई, यानी कि ये वाला विकल्प सही होता। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है इस तरह का सवाल। लगाइए, देखते हैं, वीडियो को रोक लीजिए। आपने लगा लिया होगा, मैं भी हल करता हूँ। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, आपने घातांक वाले वीडियो में पढ़ा है, x की घात यदि -n हो तो इसे हम 1/x की घात n लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। ध्यान दीजिएगा कि बीच में भाग का निशान है। क्या होगा, इस नियम से यदि दोनों को लिखेंगे तो 1/3/4। अब जो ये घात -2 था यहाँ पे 2 हो जाएगा। बीच में भाग का निशान, इसे भी इस नियम से लिखेंगे तो 1/2/3 की घात 4। अब इन्हें नियमानुसार हल करते जाएंगे। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 भागा 1/2 की घात 4 है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। और 3 को आपस में 4 बार गुणा करना है तो 3 × 9 × 27, 27 × 81। इसके आगे आप जानते हैं
कि बटे के नीचे जब बटा होता है तो नीचे वाला नंबर अंश में चला जाता है। यहाँ हो जाएगा 16/9 भागा ये 81 ऊपर जाएगा 81/16। यहाँ अब भिन्नों का भाग है तो आप जानते हैं कि भाग के निशान को हम गुणे के निशान में बदल देते हैं और बाद वाले भिन्न को पलट देते हैं, यानी अंश को हर में 16/81 हो जाएगा। यदि कटने लायक हो तो भिन्न को काटेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ कटेगा। 16 × 16 आप जानते हैं 16 का वर्ग 256 और 9 का गुणा 81 में होगा तो 9 × 9 और 9 × 8 72, 256/729। आपका भी उत्तर इतना ही आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो रिवीजन के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। परीक्षा की तैयारी अच्छे से किया करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।